पिछले टर्म मैंने आपको पाचन तंत्र और पाचन की कार्य की पढ़ाई थी। आज भोज पदार्थों के अंदर हम विटामिन की स्टडी करेंगे। ये वेरी इंटरेस्टेड है। तो विटामिन की स्टडी सर्वप्रथम हॉपकिंस ने की थी 1912 में। विटामिन की कमी या अधिकता से होने वाले रोग होते हैं, इन्हें विटामिनोसिस कहा जाता है। इनकी सूक्ष्म मात्रा हमारे शरीर की उपापचयन क्रियाओं को समन्वित करने का कार्य करती है। अगर विटामिन की बच्चों ज्यादा भी मात्रा हो जाए तो भी प्रॉब्लम्स है, और कम मात्रा हो जाए तो भी प्रॉब्लम्स है। और ये हमें भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं, जैसे अनाज है, दाल है, दूध है, अंडे हैं, मछली है, हरी सब्जियां हैं, ठीक है, इनसे प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले विटामिन को हम देखते हैं घुलनशीलता के आधार पर। विटामिन के प्रकार जैसे हम देखते हैं, तो बच्चों ये दो प्रकार घुलनशीलता के आधार पर, जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, और वसा में घुलनशील विटामिन होती है विटामिन ए, डी, ई, के, एडक होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम वसा में घुलनशील विटामिन को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 विटामिन ए, भाई देखिए, है ना, विटामिन ए, इसको रेटिनॉइड कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। ये हमें हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। गाजर में काफी मात्रा में होती है, टमाटर में, यकृत, पीतक यानी अंडे के अंदर जो पीतक होता है, दूध के अंदर तो मोस्टली सभी विटामिन होती हैं। तो इन चीजों को खाते रहना चाहिए जिससे हमारी आंखें बिल्कुल दुरुस्त रहे। हरी सब्जियां बच्चों को सेवन करना चाहिए। आजकल आप छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग जाते हैं पास की वस्तु देखने में दिक्कत, दूर की वस्तु देखने में। तो आप चटपटी चीजों की बजाय हरी सब्जियां हैं, गाजर है, टमाटर, सलाद को खाइए। यकृत ये नहीं खाते, दूध को पीजिए। अब इसका कार्य क्या होता है? दृष्टिवर्धक। हमारा जो बच्चों आंख के अंदर जो रेटिना होता है, रेटिना में दो प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। एक पाया जाता है रोडोप्सिन और एक होता है एडोप्सिन। तो रोडोप्सिन रॉड के अंदर जो हमें अंधकार में या अंधेरे में वस्तु का ज्ञान कराता है, जबकि एडोप्सिन जो पिगमेंट्स होता है ये कौन के अंतर्गत होता है? हमारा जो रेटिना का सेंटर फेबुलस में आपको जब आई पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, उसके अंतर्गत ये विद्यमान होता है। तो जो वस्तु का दिन में हमें ज्ञान कराता है, रंग भेद का ज्ञान कराता है, तो ये दृष्टि वर्णक जो विजन पिगमेंट्स है, इसको विजन पिगमेंट्स कह सकते हैं, इसका निर्माण होता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी अगर हमारे शरीर में हो गई बच्चों तो रतौंधी रोग हो जाएगा। सिर्फ जीरोप्थैलेमिया रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोप्थैलेमिया रोग भी कहते हैं। तो इस तरह से विटामिन हुआ। दूसरे नंबर पर विटामिन डी। विटामिन डी को देखो, ये बहुत, इसका कैल्सीफेरॉल नाम है। क्या है? कैल्सीफेरॉल। ये कैल्सीफेरॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें मछली की यकृत के तेल में काफी मात्रा में होता है, प्राप्त होता है। दूध में, प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है कि त्वचा में एक विशेष प्रकार का रसायन होता है बच्चों जो, और ये जैसे सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो विटामिन डी का निर्माण कर देता है। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन डी को हम एक हार्मोन्स का भी नाम देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी कौन सी विटामिन है जो हार्मोन्स की तरह कार्य करती है? तो विटामिन डी। क्यों? क्योंकि जहां विटामिन डी का संश्लेषण होता है वहां कार्यशील नहीं होती, अपने लक्ष्य अंग पर जाकर के क्रियाशील होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसका कार्य क्या है बच्चों? कैल्शियम आयंस के अवशोषण के लिए, अस्थि निर्माण करता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है आंतों के अंदर से, ठीक है। और इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों में प्रमुख रूप से। बच्चे सूखे से हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े उनके हाथ पैर पड़ जाते हैं। तो बच्चों को जब अर्ली बॉर्न बच्चे होते हैं 6 महीने तक, उनके साथ तेल वेल लगा करके उन्हें थोड़ा सा जहां कम धूप हो उन्हें लेटा देना चाहिए, जिससे उनकी मजबूत विटामिन डी का संश्लेषण हो सके और बच्चों की अस्थियां मजबूत हो सके। इट्स ओके। इसके बाद बच्चों विटामिन ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। टोकोफेरॉल कहते हैं इसे, टोकोफेरॉल। इसका नाम याद करिए, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल। ये बच्चों हरी पत्तियां, गेहूं, जो अंकुरित गेहूं हैं उनको, जैसे गेहूं को अपने पानी भिगो रख दो 2-3 दिन के लिए, तो उसमें जर्मिनेशन हो जाएगा। यकृत के अंदर, दूध के अंदर मोस्टली सभी बच्चे ज्यादातर होती हैं। तो ये हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, अंकुरित अनाज है,
तेल है, यकृत का जो तेल होता है, यकृत दूध है, इनके अंदर काफी मात्रा में होता है। इसका जो कार्य क्या है, असंतृप्त वसा का ऑक्सीकरण। वसा दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। अनसैचुरेटेड फैट का ये ऑक्सीकरण कर देती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बेडोल नहीं हो पाता और शरीर को ऊर्जा प्राप्ति होती है। ठीक है, इसलिए इसे एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी से बांझपन आ जाता है, हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी बनेगी, अंगघात, अटैक वगैरह, हृदय या किडनी या ब्रेन किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम्स आ जाएगी, जो रक्त सप्लाई अवरुद्ध हो जाएगी। ठीक है, रुधिर का जो स्राव बढ़ सकता है, रुधिर का थक्का। रुधिर का थक्का तो ये विटामिन के का चला जाता है, पर बच्चों यहाँ प्रमुख रूप इसका जो काम है बांझपन। और मैं आपको बच्चों बता दूं कि विटामिन ई का सर्वाधिक टॉप स्रोत हरी मिर्चियां होती हैं। ठीक है, जो सलाद में आप हरी मिर्ची खाइए, कम से कम विद्यार्थियों के लिए बहुत पावरफुल है। इससे ब्रेन की पावर बढ़ती है, आपकी याददाश्त है, एकाग्रता है, ये बढ़ती है। तो आप इसको खुद सेवन कीजिए, पाचन तंत्र परफेक्ट रहता है क्योंकि विटामिन ई, और इसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर फर्टिलिटी पावर बनती है। अब बच्चों विटामिन के बारे में बात करेंगे। विटामिन के, इसका साइंटिफिक नेम है नेप्थोक्विनिन। क्या है? नेप्थोक्विनिन। नेप्थोक्विनिन ये हमको हरे पत्तियां, हरे पत्तीदार सब्जियां हैं, आंत्र के अंदर कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो इनका अवशोषण और संश्लेषण कर लेते हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण, अर्थात रुधिर का थक्के बनाने में। हमारे शरीर में कई बच्चों चोट लग जाए, जरा सी चोट लग जाती, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर का 2 से लेकर के 5 या 7 मिनट के बीच में रक्त का थक्का जम जाता है। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए हमें प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण विटामिन के माध्यम से होता है, और इसकी कमी में रुधिर में जब शरीर में कहीं चोट लग गई तो रुधिर का थक्का नहीं जमेगा, रुधिर बहता रहेगा। ठीक है, तो ये थक्का जमाने के लिए उपयोग होता है। इस तरह से बच्चों ये हमारे पास वसा में घुलनशील 4 विटामिन हुई, ये आपको बिल्कुल परफेक्ट याद होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। विटामिन ए रेटिनॉइड्स, ठीक है, हरी सब्जियां, गाजर, टमाटर, यकृत, पीतक, दूध दृष्टिवर्णक का निर्माण करता है। रतौंधी रोग हो जाता है, जीरोथलिया रोग इसकी कमी से हो जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, मछली, यकृत का तेल, दूध, प्रकाश की उपस्थिति में बनता है ये। ठीक है, इसे हार्मोनल विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। कैल्शियम आयंस के अवशोषण में अस्थि निर्माण करता है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन ई, इसको टॉकोफेरॉल कहते हैं, हरी पत्तियां, गेहूं के जो अंकुरित गेहूं है उसके अंदर यकृत का तेल, दूध, असंतृप्त वसा को ऑक्सीडेट करने का कार्य करता है। ठीक है, और इसे एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। बांझपन या अंगघात की इसकी प्रॉब्लम इससे हो सकती है। और विटामिन के नेप्थोक्विनिन, ये हरी पत्तियां आंत्र जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित भी हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, रुधिर का थक्का बनना, और इसकी कमी से रुधिर में कहीं चोट लगी तो रुधिर का थक्का नहीं बनेगा, थ्रोम्बोसिस क्रिया अवरुद्ध हो सकती है, और रक्त बहना शरीर से बराबर रहेगा। तो विटामिन की काफी आवश्यक है। तो इस तरह से विटामिन ये हमारे सामने बच्चों वसा में घुलनशील विटामिन ई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन, जिसमें प्रमुख रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो स्टूडेंट्स, अब अभी हमने वसा में घुलनशील विटामिनों का अध्ययन किया था, अब हम जल में घुलनशील विटामिनों का अध्ययन करेंगे, जो अभी पहले हम स्टडी कर चुके हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, कुछ और विटामिन की स्टडी हो चुकी है जैसे एच। तो सबसे पहले हम विटामिन बी1 की स्टडी करते हैं। विटामिन बी1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है, इसका जो साइंटिफिक नेम है थायमिन। तो इसका बच्चों देखो प्रमुख जो खाद्य स्रोत है, ईस्ट, यकृत, दूध, पीतक, जो अंडे के अंदर पीतक होता है, ये आप बोलते हैं साबुत अन्न, इनके अंदर काफी मात्रा में विटामिन बी1 पाया जाता है। और इसका कार्य है सहएंजाइम यानी कोएंजाइम टीसीपी, एक तरह से ऑक्सीडेशन के लिए आवश्यक होता है, और इसके कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, यानी जीभ के अंदर छाले पड़ जाते हैं बच्चों, जीभ में छाले पड़ जाते हैं और खाना खाने में काफी तकलीफ होती है। इसी प्रकार से विटामिन बी2, इसको राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? राइबोफ्लेविन। ये भी मोस्टली हरी पत्तेदार सब्जियां हैं बच्चों, उसके अंदर पाया जाता है।
और अंडे के अंदर जो पीतक है, यकृत, ईस्ट, इनके अंदर ये काफी मात्रा में पाया जाता है। ये इसका जो कार्य है, जैसे हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए एफएडी, जो श्वसन भाग के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी रिच कंपाउंड है, इसके निर्माण में ये भाग लेता है। इसकी कमी से मुख के किनारे फट जाते हैं, जो होठ फट जाते हैं, इसको कीलोसिस रोग कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कीलोसिस। कई बार जैसे आपने देखा होगा कि हमारे होठ फट जाते हैं या कुछ बच्चों में काफी प्रॉब्लम्स है, दरार सी बन जाती है, तो दैट इज द प्रॉब्लम विटामिन B2। इसी प्रकार से बच्चों विटामिन B3 को अपन देखते हैं तो इसका निकोटिनिक अम्ल नाम है, इसका जो साइंटिफिक नेम है निकोटिनिक अम्ल। ये साबुत अन्न, जैसे हम खाना खाते हैं, अन्न जो उसको चबा लें उसमें काफी मात्रा में यकृत, ईस्ट, दूध, इनके अंदर काफी मात्रा में होता है। NADP भाग में निर्माण, जो NADP ये क्या होता है बच्चों? एनर्जी रिच कंपाउंड होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, और इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है, पेलेग्रा। ओके, अब इसी प्रकार से बच्चों विटामिन B5, इसे पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटोथेनिक अम्ल। ये अधिकांश खाद्य, ईस्ट वगैरह के अंदर पाया जाता है, और ये कोएंजाइम A, कोएंजाइम क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जो कि एसिटिल भाग से वाइंड अप होकर के एसिटिल कोएंजाइम बनाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है, एनर्जी को एक तरह से एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है। तो इसको हम पढ़ाएंगे रेस्पिरेशन में आगे, तब पढ़ाएंगे। तो कोएंजाइम भाग है इसका, और इसके कमी से वार्निंग फीट सिंड्रोम डिसीज हो जाता है। इन्हें सांस लेने में या जो शरीर की जो उपापचय क्रियाओं के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसमें कमी आ जाती है, वार्निंग फीट सिंड्रोम रोग हो जाता है। विटामिन B6, ये पायरिडॉक्सिन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इसका स्रोत है दूध, सब्जियां, यकृत, साबुत अन्न। कार्य है इसका वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, उपापचय, इनमें ये बनाने में कार्य है। और बच्चों इसकी कमी से डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है, त्वचा फटी हो जाती है, हमारी त्वचा के अंदर चमक सी चली जाती है। तो ये काफी नुकसान और शरीर को एक तरह से सुंदरता को खत्म कर देता है। इसके बाद विटामिन B12, इसको साइनोकोबोलेविन, इसका जो बच्चों साइंटिफिक नेम है साइनोकोबोलेविन, इसका साइंटिफिक नेम है। ये दूध, यकृत, आंत्र के जीवाणुओं द्वारा उत्पादित किया जाता है। जैसे दूध में काफी मात्रा में पाया जाता है, यकृत में आंत्र के कुछ जीवाणु होते हैं, सजीव जीवाणु, उनके द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है आरबीसी परिपक्वन। आरबीसी की परिपक्वता को बनाता है, और इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा बच्चों? पर्नीशियस एनीमिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विटामिन H, ये थोड़ा सा एक अलग टाइप का विटामिन है जो जनरली अपन स्टडी नहीं करते, परंतु आपके लिए आवश्यक भी है। इसको बायोटिन कहते हैं। ये दूध, यकृत, पीतक, ईस्ट आदि में पाया जाता है। ये वसी अम्ल उपापचय में इसका प्रमुख कार्य है। वसी अम्ल होते हैं इनका आंख से, तो इसकी कमी से जो रोग होता है, जैसे स्पेक्ट्रेकल नेत्र में जो हमारी होते हैं, स्पेक्ट्रल हो जाता है, बालों का झड़ना, बालों में काफी जो कमी आ जाती है, ये भी एक इसका कारण बनता है विटामिन H का। विटामिन 9, ये फॉलिक है, इसका फॉलिक अम्ल कहते हैं। ये यकृत, हरी बच्चों जैसे ये यकृत है, जो मांसा या जो मीट खाते हैं उन लोगों के लिए, ये किसी भी एनिमल की यकृत तो वो काफी यूजफुल होती है। लिवर, हरी पत्तियां, ठीक है, और वाली सब्जियां हैं उनमें काफी मात्रा में। इसका जो प्रमुख कार्य है रक्ताणु निर्माण, यानी आरबीसी के, डब्ल्यूबीसी के निर्माण के लिए इंपोर्टेंट है इसका प्रमुख रूप से आरबीसी। और इसकी कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया रोग हो जाता है। मैक्रोसाइटिक, ध्यान रखिए, विटामिन 9, विटामिन B9, मैक्रोसाइटिक एनीमिया रोग हो जाता है। और अंत में विटामिन C, ये थोड़ा सा आपको नीचे नहीं दिख रहा मगर बता रहा हूं, विटामिन C, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। आजकल इसकी काफी आवश्यकता है। नींबू, सिट्रसी कुल के जितने भी फल हैं उनमें पाया जाता है, टमाटर, आंवला, और ये कोलेजन संश्लेषण में है और एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट है, और हमारी बॉडी के अंदर इम्यून पावर बढ़ा रहा है। आजकल जो कोविड-19 चल रहा है काफी,
लोग कह रहे विटामिन सी का सेवन करो, विटामिन सी से संबंधित फल खाइए, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाता है, जिससे हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई भी वायरस इन्फेक्टेड ना हो और शरीर को में रोग पैदा कर सके। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है, मसूड़ों में दर्द होने लगता है और कमजोर हो जाता है हमारा पूरा सिस्टम, तो स्कर्वी रोग हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपके सामने मैंने विटामिन का वसा में घुलनशील विटामिन एडक ए डी ई के और जल में घुलनशील विटामिन B1 B2 B3 B5 B6 B12 B9 विटामिन H विटामिन सी, इसकी आप स्टडी करिए। और आगे हम इसमें स्टडी करेंगे कि कुछ प्रमुख प्रोटीन, वसा या विटामिन से बता दिया, कुछ आयंस, कुछ लवण, इनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम कुपोषण एवं संबंधित रोग के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कुपोषण को देखते हैं कि कुपोषण क्या चीज होती है। बच्चों, कुपोषण ऐसी आहार की अवस्था है जो सभी पोषकों की उचित मात्रा में आपूर्ति नहीं करता। जैसे मान लेते चलिए कि हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उस भोजन के अंदर एक निश्चित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, निश्चित मात्रा में प्रोटीन होनी चाहिए, निश्चित मात्रा में वसा होना चाहिए, निश्चित मात्रा में खनिज लवण होने चाहिए, निश्चित मात्रा में जल होना चाहिए। तो जल की ऐसी कोई निश्चित नहीं है, जल को तो अपन ज्यादा कम पी सकते हैं, परंतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इनकी एक निश्चित मात्रा जब हमारे भोजन के साथ में होती है तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। मगर जब इनकी मात्रा में कमी किसी विशेष तत्व की हो जाती है और फिर ऐसे भोजन को अपन लेते हैं तो ये कुपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? कुपोषण। या किसी रोग के कारण हम भोजन तो ग्रहण कर रहे हैं, मगर किसी रोग के कारण आंत्र के अंदर से हमारा वो एक विशेष तत्व अवशोषित नहीं हो पाए और शरीर में एक विशेष तत्व की, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, मिनरल्स की कमी हो जाती है बच्चों, तो इस प्रकार की अवस्था भी कुपोषण कहलाती है। अब इसके बाद कुपोषण 4 प्रकार का हो सकता है, यानी कुपोषण के प्रकार अगली हमारी हेडिंग है बच्चों नंबर 2, कुपोषण के प्रकार। इसमें हम देखते हैं कुपोषण के प्रकारों में, तो ये निम्न है। अल्प पोषण, नंबर 1 अल्प पोषण। अल्प पोषण हम लेके चलते हैं, इसको अंडर न्यूट्रिशन भी कहते हैं अंग्रेजी में, अंडर न्यूट्रिशन। इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों कि जब लंबे समय तक भोजन की उपलब्धता में अपर्याप्त मात्रा पाई जाती है तो उसे अल्प पोषण कहलाता है। जैसे आप बच्चों लंबे समय तक कम भोजन कर रहे हैं या कम भोजन कर मिल पा रहा है किसी कारण से, जैसे परिवार में कोई प्रॉब्लम है, खाने पीने की कमी है, तो इस प्रकार की जो अवस्था कहलाती है अल्प कुपोषण। क्या कहलाती है? अल्प कुपोषण कह सकते हैं या अल्प पोषण कह सकते हैं, जिससे शरीर में कमजोरी आ जाती है। दूसरा नंबर है हमारा अति पोषण। अति पोषण, ठीक है। अति पोषण में क्या होता है कि जब हम आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण कर लेते हैं, जब आवश्यकता से अधिक हम पोषण ग्रहण कर लेते हैं, तो ये अवस्था हमारी अति पोषण कहलाती है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं, ओवर न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, ओके बच्चों। जैसे मान लीजिए आपने भोजन ज्यादा ले रहे हैं, हेल्दी हो गए, जिससे शरीर में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है असंतुलित भोजन। तीसरा हमारा है असंतुलित भोजन या असंतुलित पोषण। असंतुलित पोषण बच्चों, इसमें क्या होता है
जब हमारे पोषण में किसी विशेष तत्व की कमी हो जाए, मान लीजिए आप भोजन ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में, वसा की कमी है, सब कुछ है, विटामिन की कमी है, तो ऐसी कंडीशन का जो पोषण कहलाता है असंतुलित, जिससे हमारे शरीर में अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती हैं और ये शरीर के लिए एक तरह से रोग को आमंत्रित करने वाला शरीर बन जाता है। तीसरा है, चौथा है विशिष्ट न्यूनता। विशिष्ट न्यूनता, विशिष्ट न्यूनता को अपन देखते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों कि जब आहार में कोई विशिष्ट पोषक तत्व की कमी हो तो इसे विशिष्ट पोषक की शरीर में कमी हो जाती है। मान लीजिए हम भोजन ले रहे हैं, किसी विशिष्ट पोषक तत्व की कमी है तो हमारे शरीर में उसकी कमी होती चली जाएगी और विश्व में लगभग 30 करोड़ लोग इसी विशिष्ट न्यूनता के शिकार हैं, विशिष्ट न्यून पोषण के शिकार हैं। ये चीज समझना है। जैसे आप भोजन तो ले रहे हैं मगर किसी कारण से भोजन में कमी है। अब एक WHO के आंकड़े के अनुसार हम देखते हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े के अनुसार अपन देखते हैं तो जैसे मान लो प्रोटीन के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है तो इससे, या विटामिन के कारण कौन सा रोग होता है, ठीक है, खनिज लवणों के कारण कौन से रोग होते हैं, एक ये विशिष्ट पोषक तत्व से कमी से होने वाले रोग हैं। तो इनसे कौन कौन से रोग होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वासी और कोर रोग। क्वासी और कोर नंबर फर्स्ट डिसीज है WHO के अनुसार होने वाले रोग। तो पहला है क्वासी योर कोर। ये बच्चों प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। थोड़ा सा इसमें आधा सा आएगा बच्चों। ये प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है कि हमारे भोजन में या पोषण में किसी कारण से प्रोटीन के तत्व के, प्रोटीन की मात्रा कम हो जाए तो क्वासी और कोर डिसीज हो जाएगा। ऐसे ही मेरास्मस दूसरा रोग है, मेरास्मस। मेरास्मस या बच्चों इसका सूखा रोग कहते हैं। सूखा रोग, इस रोग के कारण क्या होता है कि बच्चे की शरीर कमजोर हो जाता है। ये भी प्रोटीन से, ये भी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है बच्चों, ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। इसमें कैलोरी की मात्रा में कमी आने लगती है। तीसरा रोग है जीरोथैलेमिया रोग। ये जीरोथैलेमिया रोग बच्चों होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। तीसरा रोग, ये विटामिन, ये रोग विटामिन ए की कमी से होता है। ये मैंने विटामिन में भी पढ़ाया था बच्चों कि विटामिन ए की कमी से, जिसका नाम रेटिनॉल है, जीरोथैलेमिया रोग हो जाता है। इसके बाद गलकंड या एक अपन कह सकते हैं एनीमिया, एक रोग है एनीमिया।
इसमें क्या होता है बच्चों कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और ये आयरन की कमी से होने वाला रोग है। ये आयरन जो होता है बच्चों, जब भोजन में आयरन की कमी हो तो हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन हीम प्लस जो ग्लोबिन प्रोटीन है, हीम जो होता है Fe+2 फेरस फॉर्म में होता है, तो जब हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कम हो रहा है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कहीं ना कहीं आयरन की कमी हमारे पोषण के अंदर, भोजन के अंतर्गत है, तो एनीमिक डिसीज हो जाता है। एक जो गलकंड ये गॉइटर डिसीज कहते हैं बच्चों इसे, गॉइटर डिसीज। इसमें क्या होता है कि आयोडीन की कमी, ये रोग आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। ओके, ये रोग आयोडीन की कमी से होता है बच्चों। इसमें क्या होता है कि हमारी ये थायराइड ग्रंथि होती है, ये फूल जाती है, थायरॉक्सिन हार्मोन इरेगुलर हो जाता है, तो इस प्रकार की जो कंडीशंस हो जाती हैं। तो बच्चों हमने देखा कुपोषण, कुपोषण क्या है कि जब हमारे पोषण में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो तो ये प्रावस्था कुपोषण कहलाती है, या लंबी अवधि तक हमें पोषण कम प्राप्त हो तो शरीर में कमजोरी आ जाती है, दुबलापन आ जाता है, तो ये अवस्था भी कुपोषण कहलाती है। अब कुपोषण मैंने आपको पिछले टर्म बच्चों एक बात बताई थी कि भोजन के अंतर्गत जो अपन देखते हैं कि भोजन क्या है, भोजन या इसको अपन पोषण भी कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है बच्चों। तो मैंने आपको बताया था कि ये दो कंडीशंस होती हैं, कार्बनिक भोज्य पदार्थ और अकार्बनिक भोज्य पदार्थ। कार्बनिक भोज्य पदार्थ में अपन देखते हैं तो बच्चों तीन प्रकार के हम तत्वों का अध्ययन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है। और कार्बनिक के अंतर्गत हम दो का अध्ययन करते हैं, एक खनिज लवण और जल। हालांकि इसमें हम विटामिन भी जोड़ लेते हैं। तो इन तत्वों की अधिकता अथवा कमी दोनों ही अवस्था में हमारे पोषण के अंदर असंतुलता का अनुपात बन जाता है। तो जब असंतुलित पोषण या भोजन हमारे शरीर में पहुंचता है तो हमारे शरीर की जो संगठन है उसके अंदर अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती हैं बच्चों। क्या हो जाती हैं? अनियमितताएं। ज्यादा खाने से ज्यादा हेल्दी हो गई, यानी हमारी एवरेज वजन है उससे 20% अगर वजन बढ़ता है तो मोटापा की बीमारी हो जाती है। क्लियर? एवरेज वजन से 10% वजन कम होता है तो वो हमारी कमजोरी का, सूखा का रोग हो जाता है। तो एक बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट भी निश्चित अनुपात में होना चाहिए, प्रोटीन भी निश्चित अनुपात में होना चाहिए, वसा भी निश्चित अनुपात में होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, खनिज लवण भी होना चाहिए, जल के अंदर भी शुद्ध जल होना चाहिए। अगर दूषित जल हम पीते हैं तो निश्चित तौर से हमारे शरीर में संक्रमण होने की संभावना है, पाचन तंत्र और शरीर के अन्य क्रियाएं प्रभावित होती है। तो अल्प पोषण, कम पोषण ग्रहण करना, अंडर न्यूट्रिशन, अति पोषण, ज्यादा भोजन करना, असंतुलित पोषण, विशिष्ट न्यूनता। विशिष्ट न्यूनता के अंदर जैसे क्वाशियोकोर डिसीज है, ये बड़ा फेमस रोग है बच्चों। इसके अंतर्गत क्या है, हम प्रोटीन का भोजन कम लेते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें ये डिसीज हो जाती है।
मेरा इसमें सूखा आ जाता है, इसमें भी प्रोटीन की कमी से, क्योंकि प्रोटीन ही हमारे शरीर का क्रियात्मक और संरचनात्मक ढांचा बनाता है। बच्चों, मेरे शुरू के वीडियो आए हैं, इनमें थोड़ा सा धीरे धीरे फ्लो बन रहा है, परंतु आप जूलॉजी के अंदर तो आप बहुत गहराई तक स्टडी करेंगे और आपको मैं ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपको आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी वो बड़े कारगर सिद्ध होंगे और क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। मैं डॉक्टर पीएच तिवारी हायर एजुकेशन में पढ़ाता हूं और मुझे स्कूल से लेकर के एमएससी तक पढ़ाने का 17-18 साल का अनुभव है। वर्तमान समय में मैं एक महाविद्यालय में एक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है कि आप चीजों को बड़ी गंभीरता से लें, क्योंकि आपका उद्देश्य राजस्थान बोर्ड परीक्षा या अन्य बोर्ड की परीक्षा को पास करना ही नहीं, बल्कि हायर एजुकेशन में अपना भविष्य सुरक्षित और सुनिश्चित करना है। और साथ में आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए नीट वगैरह आपको पास करना है, तो आपको विषय के डेप्थ तक जाना पड़ेगा, गहराई तक जाना पड़ेगा और शब्दबद्ध व्याख्यात्मक ज्ञान को लेना पड़ेगा, तभी आप 100% परफॉर्मेंस दे पाओगे। मैं आपको ये मूल मंत्र दे रहा हूं कि शब्दबद्ध व्याख्यात्मक ज्ञान और 100% परफॉर्मेंस, इस चीज को आप अपने जीवन में उतार लो। एक एक चीज दी है तो निस्संदेह आप अपने जीवन में सक्सेस हो जाओगे। इसी प्रकार से मैरास्मस या सूखा रोग, ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। जीरोथैलेमिया विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए का नाम रेटिनल। एनीमिया ये आयरन की कमी से होता है, गलकंड आयोडीन की कमी से होता है। तो ये कुछ क्या है कि एक विशेष पोषक तत्व हैं जिनकी कमी से ये रोग होते हैं। अब जो मैं आपको ये 3 रोग हम और बताएंगे। एक मोटापा डिसीज भी कह देते हैं इसको, आगे हम स्टडी कर सकते हैं इसको। मोटापा, आज की डेट में मोटापा भी एक WHO ने इसे एक बड़ी गंभीर समस्या विश्व के लिए बताया है कि हमारी मानव जाति में मोटापा भी एक उभर के आ रहा है। मोटापा अधिक होने से बच्चों ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, ब्लड शुगर जिसे डायबिटीज कहते हैं, रक्त के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है और कार्डियक प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रही हैं। तो वजन का शरीर में ज्यादा बढ़ना भी हानिकारक है, इसको भी एक तरह से रोग की दर्जा दिया गया, इसको भी नियंत्रित करके चलना है। अब बच्चों हम एक बात थोड़ा सा यहाँ करेंगे कि इन जो कुछ रोग हैं, जैसे क्वाशियोर्को रोग है, इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं? इसके लक्षणों पर हम प्रकाश डालते हैं। तो बच्चों जैसे क्वाशियोर्को रोग में आपको मैं बताता हूं, ये रोग कुछ अफ्रीकी देशों में पाया जाता है, प्रमुख रूप से अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है, क्योंकि अफ्रीकन लोग भोजन के रूप में मक्का का आटा खाते हैं, मक्का को खाते हैं। और मक्का के अंदर होता क्या है कि एक आवश्यक अमीनो अम्ल होता है जिसे ट्रिप्टोफैन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिप्टोफैन। यहां लिख देता हूं, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन ये अमीनो अम्ल है। ये अमीनो अम्ल क्या होता है कि इसकी कमी से ये क्या होता है, मक्के के आटे में या मक्के के दाने के अंदर जो भी जिस तरह से हम भोजन के रूप में ग्रहण करें, तो अफ्रीकन लोग मोस्टली क्या, हम यहाँ चावल गेहूं या अन्य चीजें खाते हैं और अफ्रीकन लोग मक्का खाते हैं। तो मक्का के अंदर ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल की कमी होती है। इस कारण क्वाशियोर्को रोग अफ्रीकन कंट्री के लोगों में अधिक पाया जाता है। ये याद कीजिए। नंबर 1, क्वाशियोर्को रोग किस कारण होता है बच्चों? प्रोटीन के कारण। किन कंट्री के लोगों में ज्यादा पाया जाता है? अफ्रीकन लोगों में। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वहां मक्का का सेवन करते हैं। मक्का में क्या है, ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल की कमी होती है, इसके कारण प्रोटीन का पूर्णतः संगठन नहीं हो पाता। जो हमारे, और प्रोटीन आप जानते हैं हमारे शरीर का संरचनात्मक क्रियात्मक ढांचा बनाता है। हार्मोन्स, एंजाइम, हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन सिस्टम, मसल, सब कुछ यही बनाता है। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि एक रोग और है, हालांकि इसकी अब ये क्वाशियोर्को रोग के कुछ लक्षण भी हैं, जैसे वजन में कमी होना, चिड़चिड़ापन आना, किसी बातों को जरा से चिड़चिड़ा के क्रोध आ गया, वेट कम हो रहा है, अरुचि, किसी चीज को इंटरेस्ट ही नहीं है, न पढ़ने में, न खाने में, न खेलने में, एक
कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा है, त्वचा काली पड़ जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, ठीक है, फटने लगती है, शरीर पर सूजन आ जाती है, पेट बाहर निकलने लगता है, ठीक है, बाल पतले हो जाते हैं, कमजोर होकर झड़ने लगती हैं, तो दे आर द क्वासी-ऑर्को डिसीज। तो स्टूडेंट्स, क्वासी-ऑर्को डिसीज दे आर प्रोटीनियस डेफिशिएंसी ऑफ द बॉडीज, अंडरस्टैंड, बिकॉज क्योंकि ये प्रोटीन के अंदर जो ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड दे आर एब्सेंट इन द फूड माइल्स, क्योंकि ये भोजन के अंदर नहीं पाई जाती ट्रिप्टोफैन अमाइनो, सो दैट नॉट डेवलपिंग प्रोटीन, इसलिए प्रोटीन का विकास पूर्णतः नहीं हो पाता और ये रोग उत्पन्न हो जाता है। इट्स ओके। अगला रोग है बच्चों मेराइस्मस सूखा रोग, मैंने डिस्कस किया है मेराइस्मस सूखा रोग, मेराइस्मस या सूखा रोग कह सकते हैं। इसमें क्या है, बॉडी हमारी कमजोर पड़ जाती है, यह भी प्रोटीन के कारण होता है, और ये छोटे बच्चों में ये रोग प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। हालांकि प्रोटीन के साथ वसा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी पोषक तत्व में भोजन के रूप में कम मिलती है, तो ये रोग उत्पन्न हो जाता है मेराइस्मस या सूखा रोग। तो इसका जो कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे वजन में अत्यधिक कमी आ जाती है, लगभग 60% तक वजन कम हो जाता है, मुरझाया हुआ चेहरा, झुर्रियां पड़ जाती हैं, आंखें धसी हुई हो जाती हैं, ठीक है, तो ये कुछ कर। अब इसके बाद आता है जैसे मोटापा। मोटापा बच्चों आज की डेट में मैंने अभी डिस्कस किया था कि मोटापा जैसे एक तरह से हम ओबेसिटी के नाम से भी जाना जाता है कि ये एक विश्वव्यापी समस्या उभर के सामने आ रही है। जैसे जैसे मानव प्रजाति ने, मानव जाति ने विकास किया है, अपने संसाधनों का विकास किया है, तो शारीरिक परिश्रम कम होता जा रहा है, खाने पीने की संसाधन बढ़ते चले जा रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण का लगभग हर देश में कानून पास हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि लोग अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करते हैं और बच्चों को खाने पीने के ज्यादा संसाधन मिल रहे हैं, भोजन मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आवश्यकता से अधिक वजन शरीर में बढ़ जाता है, इसे मोटापा कहते हैं। मोटापा क्या है कि सामान्य वजन की तुलना में जब 20% ज्यादा वजन हो जाता है तो यह अवस्था मोटापा कहलाती है। क्या कहलाती है? मोटापा। बच्चों ये बड़ा प्रॉब्लम वाला है। मोटापे से बच्चे के अंदर सक्रियता कम हो जाती है, बड़ों में भी यह समस्या काफी गंभीर वयस्कों में देखने को मिल रही है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मधुमेह, डायबिटीज, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, हार्ट के अंदर कार्डियक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, नेफ्रोसाइटिस डिसीज बढ़ जाती हैं। तो ये भी एक समस्या है और इसको निजात हम शारीरिक व्यायाम, भोजन पर नियंत्रण, संतुलित भोजन, अनुशासित दिनचर्या के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने आपको पाचन तंत्र, पाचन की कार्य की, विटामिन और कुपोषण के बारे में पढ़ाया। तो इस तरह से ये लेसन समाप्त होता है और थैंक्स। इसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू करेंगे।